नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आज आपके साथ चर्चा में उपस्थित हुई हूँ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विषय को लेकर के, जिसमें हम जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एजुकेशन के जो फंक्शन है, कार्य हैं, शिक्षा के कार्य क्या है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है जिससे वह परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं के जीवन एवं समाज के लिए उचित कार्यों को उचित समय पर कर सके। समाज और देश की आवश्यकताएं स्थान, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए शिक्षा के कार्यों को निश्चित और निर्धारित किया जाना उचित नहीं होगा। तथापि विभिन्न शिक्षाविदों एवं दार्शनिकों की परिभाषाओं के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा के कार्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी ने कहा है, अगर भूमि को केवल प्रकृति के भरोसे पर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ खपतवार कांटे और घास उगेगी। देखिए कितनी सुंदर बात पेस्टोलॉजी ने कहा है। हम देखते हैं कि जमीन जहां पर हम पानी नहीं देते हैं, जहां पर हम गुदाई नहीं करते हैं, कटाई नहीं करते हैं, बुआई नहीं करते हैं, छटाई नहीं करते हैं, वहां पर घास उगाती है और कांटे उगाते हैं। तो जिस प्रकार से यदि भूमि को केवल प्रकृति, निश्चित रूप से सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन प्रकृति ने जो चीजें दी है उनकी भी देखभाल करना, समय समय पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी देखभाल करना आवश्यक है। वैसे ही शिक्षा जो है उसके भी अपने, उसको केवल हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि स्वयं अनुभव से व्यक्ति सीख पाएगा। अनुभव के साथ साथ उसे मार्गदर्शन और परामर्श की भी आवश्यकता होती है। इसी श्रृंखला में जॉन डीवी ने कहा है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वे सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी यानी जो स्वयं, जिसके पास अनुभव नहीं है, अभी जो दिग्भ्रमित है, जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसे परामर्श की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति को जॉन डीवी ने असहाय प्राणी के नाम से उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है, इंगित किया है। प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक एवं कुशल मानव बन सके। सुखी व्यक्ति कब होता है? जब उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और उसे आरामदायक सुविधाएं भी मिल जाती है। नैतिकता, चरित्र और कुशल व्यक्ति तब होता है जब उसके अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और जो सृजन की क्षमता है उसके अंदर में जाकर के वो कोई व्यवसाय कर सके। तो इस प्रकार से जो सुख, नैतिकता और कुशल मानव है उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा का कार्य है कि वह उसे सहायता पहुंचाए। अब इसके बाद में डैनियल वेबस्टर की जो परिभाषा है शिक्षा के कार्य के संबंध में, उस पर हम आते हैं। डैनियल महोदय ने कहा है कि शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित और धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता की अभिवृद्धि करना है। शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत भावनाओं को अनुशासित, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत भावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो उन व्यक्तिगत भावनाओं को अनुशासित, यानी कुछ ऐसा अनुशासन से मतलब है कि व्यक्तिगत भावनाएं ऐसा नहीं हो कि आपकी अपनी भावनाएं और इच्छाएं किसी दूसरे के अधिकारों को हनन पहुंचाए या उससे अनैतिकता हो। तो व्यक्तिगत भावनाओं को अनुशासित करना, संवेगों को नियंत्रित करना। संवेग हम सब जानते हैं कि मनुष्य के विभिन्न संवेग होते हैं,
क्रोध है, हर्ष है, दया है, करुणा है, खुशी है, भय है, दुख है, ये सारे संवेग है। इनको नियंत्रित करना कि किसी भी संवेग को हम बहुत ज्यादा संवेदनशील होकर के कोई भी संवेग हमारे ऊपर हावी नहीं हो, इस पर नियंत्रण कौन करता है? शिक्षा नियंत्रित करती है। कभी कभी हम सबने देखा है कि हम किसी को भी कह देते हैं कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें संयम में रहना चाहिए। प्रेरणाओं को उत्तेजित करना और किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए उत्तेजना का जो कार्य है वो शिक्षा करेगी। धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता की अभिवृद्धि करना। धार्मिक भावनाएं, यहाँ धर्म से हमारा अभिप्राय किसी संप्रदाय से नहीं है। धार्मिक भावनाओं की जब डेनियल महोदय ने बात करी थी तो उन्होंने किसी धर्म को, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं थी। धर्म का मतलब है कि धर्म को हम अपना, देखिए, जो अध्यापक है उसका धर्म है पढ़ाना, शिक्षार्थी का धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, है ना। इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसका धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। तो धार्मिक भावनाओं को विकसित करना और आध्यात्म भी एक धर्म है, उसके साथ साथ नैतिकता की अभिवृद्धि करना, ये शिक्षा के कार्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शिक्षा के कार्यों के संबंध में अपनी परिभाषा दी और उन्होंने लिखा कि शिक्षा से संतुलित मानव का विकास करने, बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने तथा सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करने की आशा की जाती है। पंडित नेहरू ने कहा कि शिक्षा से क्या आशा की जाती है, कि शिक्षा क्या कार्य करेगी? संतुलित मानव का विकास करेगी, बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्य करने तथा सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करने की आशा की जाती है। पंडित नेहरू ने जब शिक्षा के कार्यों की परिभाषा दी तो उन्होंने दो चीजों को समाहित किया। वहां व्यक्तिगत कार्य भी है और सामाजिक भी है। व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो उसे व्यक्तिगत अपने आप को, उसके व्यक्तित्व का भी विकास करना है और समाज के लिए लाभदायक बन करके वो सामूहिक जीवन में भी भाग ले सके। ऐसा बालक, ऐसा शिक्षार्थी, विद्यार्थी और ऐसा मानव तैयार करना शिक्षा का कार्य है। ये पंडित नेहरू की परिभाषा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कार्यों को कैसे डिफाइन करें। कार्य सभी, डेनियल महोदय की बात करें, पेस्टालोजी की बात करें, जॉन डेवी की बात करें या पंडित नेहरू की बात करें, सबने अपने 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 अनुभव और अपने दृष्टिकोण से शिक्षा के कार्यों की परिभाषा दे दी। लेकिन उन शिक्षा के कार्यों को, उन परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हम समझ पाएंगे कि हाँ शिक्षा के कार्य हो रहा है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास, यानी शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का कार्य है कि जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका प्रगतिशील विकास। प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसकी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी जन्मजात जो शक्तियां हैं और प्रवृत्तियां हैं उनको आप उनमें संशोधन कर सकते हैं, आप उनको, उनका विकास कर सकते हैं या आप उन पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन जन्मजात प्रवृत्तियां और शक्तियां हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते। तो जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका प्रगतिशील विकास, प्रगति यानी जहां डेवलपमेंट की बात आती है, जहां विकास की बात आती है, ये कार्य करना शिक्षा का है। किस प्रकार से? मनोवैज्ञानिकों के मतों शिक्षा का मुख्य कार्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। और इसी संदर्भ में पेस्टालोजी महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास करता है। एक बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है कि वो चित्रकला में, वो उसको वो जन्म से ही, वो उसको हम बचपन से ही जब वो चलने फिरने लगता है, थोड़ा बहुत अपने बॉडी के मूवमेंट करने लगता है, तभी हमने देखा कि उसका चित्रकारी की तरफ, ये उसकी जन्मजात, वो जन्म के साथ में ये अपना एक सृजन की और ये अपनी शक्ति या एक प्रवृत्ति लेकर के आया है। अब उसमें क्या करना है? शिक्षा से उसमें स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास करना, ये कार्य शिक्षा करती है। यानी मार्गदर्शन मिलने से, परामर्श मिलने से और साथ ही साथ में
अपने से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से यदि वो उस चीज को सीखेगा तो उसका विकास होगा। दूसरा है मूलभूत प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां और जन्मजात शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं और सब में होती हैं। मूलभूत प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, और प्रत्येक मनुष्य हम सब ने आपने अपने जीवन में देखा है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें क्रोध आता ही नहीं है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो परिस्थिति जन्य यानी परिस्थिति के अनुसार आचार और विचार और व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो हम भेद देख रहे हैं, ये जो हम विभिन्नता देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं, ये क्या है? ये मूलभूत प्रवृत्तियां हैं। और शिक्षा का कार्य है कि मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों पर वो नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा एवं आत्म प्रदर्शन जैसी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। शिक्षा का कार्य है कि उसके द्वारा बालकों को उसकी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना सिखाया जाए, शक्तियों को उचित दिशा में निर्देशित किया जाए और अच्छे उत्पादकीय कार्यों में लगने हेतु प्रेरित किया जाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, ये क्या है, क्यों है और कैसे है। जब इस प्रकार के प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, होने से क्या होगा और होने के पीछे कारण क्या है, जो ये इस तरह के स्वाभाविक प्रश्न हमारे अंतर्मन में उत्पन्न होते हैं, उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। और आत्म प्रदर्शन यानी अपने आप में जो उसे आता है उसे आत्म प्रदर्शन करने की। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम मूलभूत प्रवृत्तियों पे। कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वोकल होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं या बहुत ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम बोलने वाले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो होते हैं। अब जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति है या जो शारीरिक श्रम बहुत करने वाला व्यक्ति है या जिसे हम रेस्टलेस कहते हैं, ये क्या है? ये जन्मजात मूलभूत प्रवृत्तियां हैं। तो इन पर अंकुश लगाना, इन पर नियंत्रण करना, ये शिक्षा का कार्य है। अब कक्ष में यदि एक बालक है जो बहुत देर तक एक समय पर एक जगह बैठ नहीं सकता, या उसे हर चीज को उठाने की, उस चीज को देखने की, क्या है, कैसे है, ऐसी जिज्ञासा है, या उसमें बहुत ज्यादा उछल कूद मचाने की मूलभूत प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर शिक्षा के द्वारा नियंत्रण करना सिखाया जाता है। और वो जो उसकी शारीरिक क्षमता है, जो उसकी शक्ति है, उस शक्ति को निर्देशित किया जाता है कि उसे कहाँ लगाना है। कुछ जो बहुत श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो श्रम ऐसे कार्य से करे जिससे कोई उत्पादन निकल के आए और उससे कोई लाभ हो सके। ये कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। संतुलित व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का और क्या कार्य है? शिक्षा संतुलित व्यक्तित्व का विकास करती है। संतुलित व्यक्तित्व में जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, संवेदनात्मक आदि। यानी संतुलित व्यक्तित्व में सारे शरीर का संतुलित विकास हो। ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक क्षमता के लिए, इम्यूनिटी के लिए हम इतना भोजन कर लें या इस तरह से अपने शरीर को बेडोल कर लें, ये भी नहीं। तो वहां भी वो विकास में संतुलित, शरीर का भी संतुलित विकास होना चाहिए। मानसिक यानी मन का संतुलित विकास, हमारा मन। आध्यात्म, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आध्यात्म की तरफ चले गए और हमने जो जीवन की जो सांसारिक जो गतिविधियां हैं, सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं, उनको हमने उपेक्षित कर दिया और आध्यात्म की तरफ चले गए। नैतिक एवं संवेगात्मक, नैतिकता यानी मनुष्यता, दूसरों का ध्यान रखना, नैतिक आचरण करना, वो। और संवेगात्मक, संवेग भी हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम अति संवेदनशील हो जाएं या हम संवेदनहीन हो जाएं, उन सब में संतुलन होना चाहिए। तो ये सारे कार्य कौन करेगा? ये सारे कार्य शिक्षा के द्वारा किए जाते हैं और शिक्षा को करने हैं। वयस्क जीवन की तैयारी। आज का बालक कल का नागरिक है। नागरिक के रूप में उसके कुछ कर्तव्य, अधिकार और दायित्व होंगे। शिक्षा उसको सबके निर्वाह योग्य बनाए। प्रसिद्ध कवि मिल्टन
ने कहा है, मैं पूर्ण शिक्षा उसी को कहता हूं जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के कार्य करने के योग्य बनाती है। वयस्क जीवन की तैयारी। आज का बालक कल का नागरिक है, और जो नागरिक है उसके कुछ कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, दायित्व हैं, और वो शिक्षा उसे ऐसा बना देती है कि वो सारे अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करता है, उसको पूरी तरह से निभाता है। इसीलिए प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कहा कि मैं पूर्ण शिक्षा उसे कहता हूं जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय, यानी जब शांति है, पीस है, युद्ध जब कोई हमारे युद्ध छिड़ रहा है, उस समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के कार्य करने के योग्य बनाती है। ये वयस्क जीवन की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के कार्यों की ही चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि क्या शिक्षा के कार्य है और कैसे किए जाए। सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, विश्वास और नैतिकता आती है, और ये किसी भी समाज और राष्ट्र की पहचान होती है। यानी शिक्षा का कार्य है कि जो वो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति, उसका संरक्षण करें, उसको सुरक्षित रखें। और सभ्यता और संस्कृति की जब बात करते हैं तो रीति रिवाज, यानी भारतीयों के क्या रीति रिवाज है, उनकी परंपराएं क्या हैं, धर्म कौन सा है, विश्वास और नैतिकता, ये सारी चीजें आ जाती है। ये किसी भी राष्ट्र और समाज की पहचान है, यानी कोई भी राष्ट्र और समाज इसी से पहचाना जाता है। ओटावे महोदय ने कहा है, शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने युवा और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना। ओटावे मानते हैं कि शिक्षा का कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के, व्यवहारों के प्रतिमानों को अपने युवा और कार्यशील सदस्यों को यानी शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमान है, वो युवाओं में और कार्यशील सदस्यों में उसका समावेश करती हैं, तभी हमारी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा। राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। एच मैन महोदय ने कहा है, केवल शिक्षा से ही हमारी सुरक्षा संभव है। यानी शिक्षा ही वह हथियार है, शिक्षा ही वह सीढ़ी है, शिक्षा ही वो हमारा एक स्तंभ है जिसके आधार पर राजनीतिक सुरक्षा संभव है। क्योंकि देखिए, राजनीति जो भी है, किसी भी लोकतंत्र है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, जो भी है, जो भी हमारी राजनीति है वहां पर, और राष्ट्रीय सुरक्षा है, वहां पर जो भी गतिविधियां, कार्य या जो भी नीति नियम है, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है, और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सारे कार्य होते हैं। ऐसे में शिक्षा जो हमारी है वो राजनीतिक सुरक्षा, क्योंकि किसी भी नियम और सिद्धांत को आप और भली प्रकार से, मैं ऐसा कदापि नहीं कह रही कि जो शिक्षित नहीं है, केवल साक्षर है, वो नीति नियमों को नहीं जानता, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी परंपराएं, उसकी रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, हो सकता है कि वो एक शिक्षित व्यक्ति से अधिक योग्यता रखता हो, क्षमता रखता हो, सृजनशीलता रखता हो, संवेदनशील हो, परिश्रमी हो, लेकिन जो हमारे कुछ एक तरह से, जैसे धर्म की जब हम बात करते हैं तो गीता हमारे स्मरण में आ जाती है, वैसे ही हम जब हम न्याय और कानून और नीति और नियम, शासन और कैसे चलना है, क्या होना है, जब इनकी बात करते हैं तो हमारा संविधान हमारी कल्पना में आ जाता है। और संविधान एक तरह से हमारी ये राजनीति और सारी जो नीति नियम है उनकी गीता, वो गीता है उसमें। तो राजनीतिक सुरक्षा संभव कैसे है? शिक्षा से ही है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी मेरिट और डिमेरिट, उसके लाभ और हानि, उसके परिणाम जो है उनके बारे में अवश्य विचार किया करता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा का कार्य है राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा।
करना। और एचमैन ने बहुत ही संक्षिप्त में बता दिया है कि केवल शिक्षा से ही हमारी राजनीतिक सुरक्षा संभव है। चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास, ये भी शिक्षा का कार्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने लिखा है, चरित्र भाग्य है। चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। चरित्र भाग्य है और चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है, यानी राष्ट्र। अभी अभी हमने राजनीति की बात करी और अभी अभी में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी। राष्ट्र के बारे में वही व्यक्ति समझ पाएगा जो चरित्रवान है। चरित्रवान को मैं यहाँ आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो सदाचारी है, जो चरित्रवान है, जो नैतिकता पर चलता है, जो ईमानदार है, जो कर्मठ है, वो व्यक्ति जो है वो स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने संस्थान, अपने प्रबंधन और अपने राष्ट्र, उनके भी सुरक्षा और उनकी भी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व उसके मन में समाहित होता है। यानी वो कदापि नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से राष्ट्र का कोई अहित हो, परिवार में कोई अहित हो। इसीलिए उन्होंने राधाकृष्णन जी ने आगे लिखा है कि तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जिनकी सोच छोटी है, संकुचित है, संकीर्ण विचारधारा वाले जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए चरित्र और भाग्य बहुत बड़ी चीज है और वही कर पाएंगे। और चरित्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही होता है। हर्बर्ट ने इसी संबंध में कहा है, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है और वो शब्द है नैतिकता। यानी जो व्यक्ति नैतिक आचरण करता है वो निश्चित रूप से शिक्षित है। सामाजिक भावना का विकास, व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है और समाज व्यक्तियों का समूह है, तो एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। ऐसे में विद्यालयों में बालक के व्यक्तित्व में प्रेम, दया, सहनशीलता, सहानुभूति, परोपकार, सहयोग जैसे सामाजिक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। और ये जितनी भी हमने गुणों की बात करी, जिसमें हमने बात करी प्रेम की, दया की, सहनशीलता, सहानुभूति, परोपकार, सहयोग, ये सारे सामाजिक जो गुण हैं इनका विकास जो है वो विद्यालयों में स्वाभाविक रूप से हो सकता है। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, शिक्षा का कार्य है कि वो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। श्रेष्ठ नागरिकों से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिनमें कर्तव्य परायणता और दायित्वों को निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान हो, और ये कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो श्रेष्ठ नागरिक यानी कर्तव्य परायण हो और दायित्वों को निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हो, ये कार्य शिक्षा ही कर सकती है। सामाजिक सुधार, समाज का सुधार करना, सामाजिक सुधार करना, ये भी शिक्षा का कार्य है। जॉन डेवी ने लिखा है, शिक्षा में अति निश्चित और अल्पमत साधनों के द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्यों के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि को पुष्पित होना पाया जाता है। यानी शिक्षा में अति निश्चित और अल्पमत साधनों के द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्यों के साथ साथ समाज का कल्याण, उसकी प्रगति, उसमें सुधार, सबको पुष्पित होना, पुष्पित यानी उसको विकसित होते हुए पाया जाता है। इस तरह की चर्चा उन्होंने की है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो शिक्षा सदैव चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि निर्दिष्ट स्थान, और निर्दिष्ट स्थान पर कोई कभी
कोई तभी पहुंच नहीं पाता है। अतः शिक्षा के प्रत्येक मंजिल की अपनी विशेषता और महत्व होता है। शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक, बौद्धिक और मूल्यों का अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह उन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त कर सके। तो आज की इस चर्चा में हमने विस्तृत विचार विमर्श किया कि क्या क्या शिक्षा के कार्य है और शिक्षा के कार्यों के संबंध में विभिन्न जो दार्शनिक है और शिक्षाविद है उन्होंने अपनी परिभाषाएं क्या दी है। और अंत में पुनः मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा का कार्य है बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक और बौद्धिक मूल्यों का अनुभव कराना, उसमें सहायता देना और उन मूल्यों से प्रेरित होकर के सर्वोत्तम प्रकार के कार्य बालक अपने जीवन में करे। ये है इस चर्चा को हम आगे के जो व्याख्यान है उसमें आगे बढ़ाएंगे और मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।